नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो और कार्डियक सीरीज के छठे एपिसोड के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो छठा एपिसोड है इसके अंदर हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि हाइपरटेंशन पे मैं एक्सक्लूसिव एक बहुत पुराने समय में वीडियो बना चुका हूं जो मेरे चैनल का शायद स्टार्टिंग का वीडियो था, बट अब क्योंकि हम यहाँ पे पूरा डिटेल में चर्चा कर रहे हैं, ये जनवरी की सीरीज के अंदर हम कार्डियोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया कार्डियक डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर हार्ट में ब्लॉक हो जाना, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हार्ट फेलियर, डीकंपनसेटेड हार्ट फेलियर, फेलिंग कंपनसेशन, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट, हम ये पूरा का पूरा जनवरी कार्डियोलॉजी को डेडिकेट कर रहे थे, जैसा कि आप सब लोग भली भांति जानते हैं। अब उसी सीरीज के अंदर जो पांचवा वीडियो इससे पहले वाला था वो मैंने इस बारे में बनाया था कि भाई मतलब बेराइटा ग्रुप जो है, बेराइटा ग्रुप ऑफ द मेडिसिन, खासकर बेराइटा कार्ब और बेराइटा म्यूर का कार्डियक डिजीज के अंदर क्या यूटिलिटी है। ऊपर मैंने कार्ड में लिंक दिया है, उस वीडियो को आप प्रॉपरली देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ द बेराइटा ग्रुप विद द कार्डियक डिजीज। क्योंकि जो इनिशियली के 4 वीडियो इनिशियल थे उसके अंदर पूरी हार्ट डिजीज मैंने समझा दी थी, एंड स्टेज तक के हार्ट फेलियर तक चौथे पार्ट में, जो कि चौथा पार्ट था 5वें से पहले वाला, वहां पे बेराइटा ग्रुप की कोई भी मेडिसिन का नाम नहीं था, तो ये लाजमी था, तो इसके ऊपर मैंने इसलिए वीडियो बनाया। अब इसी तरह से जैसा कि लोग कमेंट सेक्शन में पक्का मुझसे ये सवाल करने वाले थे कि सर आपने पूरी कार्डियोलॉजी की 4 सीरीज बना दी हैं, 4 एपिसोड बना दिए हैं और आपने बेराइटा ग्रुप की बात नहीं की। उसी तरह से ये वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि बंदे मेरा खून पी जाएंगे कमेंट सेक्शन में आकर के, ये कमेंट कर करके, स्पैम कर करके कि सर आपने पूरी कार्डियक सीरीज तो बता दी, आपने सारी बातें हार्ट डिजीज के बारे में कर लिया, आपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से लेकर के एकदम पेशेंट के एंड स्टेज हार्ट फेलियर के अंदर जब उसके पूरे शरीर के अंदर सूजन आ जाती है, तो आपने ये सारी बातें कर ली, पर आपने अभी तक हाइपरटेंशन के बारे में बात नहीं की। क्योंकि हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द इनिशियल सिम्टम ऑफ द कार्डियक डिजीज होता है आमतौर पे, या तो वो हाइपरटेंशन होता है या वो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होता है, अमूमन वो साथ में होता है। तो ये हाइपरटेंशन का रोल मैं बता रहा हूं यहाँ पे। अब जो लोगों ने बड़े ध्यान से चारों के चारों एपिसोड देखे, खासकर शुरू के चारों, वहां पे मैंने किसी एक एपिसोड के अंदर ये चीज बोला था, शायद पहले या दूसरे एपिसोड में, कि बस तुम यहां से कोलेस्ट्रॉल हटा दो, और कोलेस्ट्रॉल अगर हटा देते हो और उसकी जगह हाइपरटेंशन रख दोगे तो भी बीमारी हार्ट डिजीज का प्रोग्रेशन सेम होगा। बस फर्क ये रहता है कि अगर बंदे का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो ये जो जितना भी कार्डियोवास्कुलर इवेंट हैं, जो कार्डियक डिजीज के जितने भी पायदान हैं, जिनके ऊपर हमने 4 एपिसोड बनाए, वो सारे एपिसोड्स को होने में कोलेस्ट्रॉल के साथ कम समय लगता है रादर देन द हाइपरटेंशन। मतलब अगर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट उसको हाइपरटेंशन है, तो जो हार्ट डिजीज कोलेस्ट्रॉल के साथ पैदा होने में उसको 10 साल लगेंगे, वही हार्ट डिजीज अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन के साथ होने में उसको मोर देन 20 ईयर्स लग जाएंगे। बस इतना फर्क था, बाकी पैथोफिजियोलॉजी सेम थी। बट क्योंकि अब डिटेल में नॉलेज दे रहे हैं तो डिटेल में बात हो रही है, तो यहाँ पे भी डिटेल में बात होगी कि हाइपरटेंशन से ऐसी क्या दिक्कत होती है, व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द कार्डियक डिजीज विच इज इनिशियली एसोसिएटेड विद द हाइपरटेंशन, जहां कोलेस्ट्रॉल उतना हमें नहीं दिखा। तो ऐसा क्या होता है हाइपरटेंशन का, और हाइपरटेंशन का ऐसा कौन सा पैथोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारा हार्ट, और हार्ट से एसोसिएटेड जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, तो हाइपरटेंशन उसके ऊपर ऐसा क्या फसाद पैदा करता है, एग्जैक्टली हाइपरटेंशन क्या करता है। तो ये वीडियो उस बारे में है ना, तो मैंने पूरी भूमिका बना दी। अब आप एक समझिए एक चीज कि हाइपरटेंशन जो है वो दुधारी तलवार है, वो 2 तरीके से शरीर को नुकसान पहुंचाता है। आप ये बात समझ, हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर का रेंज जो हमको पैथोलॉजी में, फिजियोलॉजी में बताया गया, दैट इज 120/80। मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो होता है 120 mmHg, ठीक है, और जब हार्ट रिलैक्स होता है, डायस्टोल करता है, तो वो होता है 80 mmHg। अब यहाँ पे तुम लोगों को समझने वाली बात यह है कि हार्ट के और सर्कुलेशन के अंदर जो कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेशन है पूरी बॉडी के अंदर, क्यों? क्योंकि हार्ट जुड़ा है पूरे शरीर से और वो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। रिटर्न में कुछ वेन्स होती हैं जो वापस से ब्लड को लेकर के आती हैं हार्ट के ऊपर, और ये पूरा लूप को कंप्लीट करती हैं।
इस लूप के अंदर कॉमन सेंस लगाओ कि 80 mmHg से प्रेशर कम होता ही नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा इस लूप के अंदर प्रेशर कितना रहेगा। एक याद रखना बात कि जब व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसका बीपी 0 आता है। आप ये याद रखो। वो हिंदी पिक्चरों में देखा है ना, जब कोई मरने वाला होता है तो वो मशीन लगी रहती है, एक मॉनिटर, और मॉनिटर के अंदर टी आवाज आती है और एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आने लगता है। देखा है ना, वो ऐसा ऐसा हो रहा होता है, और जब बंदा जब मर जाता है तो पी आवाज आती है, बीप लंबी सी आती है, तो बीप बजती रहती है और स्ट्रेट लाइन आ जाती है। मतलब ये कहने का है कि जब मानव के शरीर के अंदर जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 120 mmHg होता है, और जब हार्ट रिलैक्स हो रहा होता है तब भी वो प्रेशर 80 mmHg होता है। मतलब 80 mmHg से ब्लड प्रेशर कभी कम नहीं होता। ब्लड के पूरे सर्कुलेटरी जो लूप है उस लूप के अंदर कभी भी ब्लड प्रेशर 80 mmHg से कम होता ही नहीं, पहली चीज। अब जब पेशेंट को हाइपरटेंशन होगा, और जब हाइपरटेंशन होता है तो आप सब लोग जानते हैं कि वो सालों साल पड़ा रहता है पेशेंट की बॉडी में, उसको पता ही नहीं चलता। अमूमन पेशेंट को पता नहीं चलता उसको हाइपरटेंशन है। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज हुआ। ये धीरे धीरे बढ़ते हुए प्रेशर के साथ पेशेंट एडजस्ट कर जाता है। वो इस कदर इसके साथ एडजस्ट कर जाता है कि उसको रियलाइज ही नहीं होता कि उसको बीपी है, और ये बीपी अंदर ही नुकसान पहुंचाता है। अब एक बात बताओ मेरे को कि अगर इसका ब्लड प्रेशर 120/80 की जगह अब इसका ब्लड प्रेशर है 150/100 के आसपास, मतलब इसका डायस्टोलिक प्रेशर परमानेंटली 20 mmHg बढ़ गया। कॉमन सेंस है। जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड को संभालने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें कोई एडाप्टेशन और बदलाव की जरूरत होगी कि नहीं होगी? डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं और नॉर्मल हार्ट है और नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, मतलब ये तीन चीजें समझना। नॉर्मल ब्लड वेसल्स नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि हार्ट नॉर्मल है। हार्ट कब नॉर्मल है? जब हार्ट के अंदर और कार्डियक सिस्टम के अंदर ब्लड प्रेशर 120/80 है। तो ये पूरी नॉर्मल कंडीशन हो गई कि भैया बिल्कुल स्वस्थ आदमी है, हार्ट बराबर काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर 120/80 है फिक्स इसका, और इसकी ब्लड वेसल्स बहुत अच्छी हैं और सस्ती। बट इसका परमानेंटली बीपी बढ़ गया, मतलब इसका एवरेज बीपी 150/105 110 करीब रह रहा है। तो जो नीचे का इसका डायस्टोलिक प्रेशर बढ़ा। डायस्टोलिक प्रेशर मतलब जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, जब इस लूप के अंदर जो सबसे कम प्रेशर जो हुआ करता था वो 80 mmHg होता था, बट इसके अंदर 110 mmHg हो गया है। इसका नीचे का ब्लड प्रेशर डायस्टोलिक 110 हो गया, जो अमूमन नॉर्मल आदमी में सिस्टोलिक होता है 120, इसका डायस्टोलिक 110 है। तो वो जो 110 प्रेशर है, वो प्रेशर कहां पे पड़ रहा है? वो प्रेशर आर्टरी की वॉल पे पड़ रहा है, क्योंकि ब्लड कहां बह रहा है? ब्लड बह रहा है ब्लड वेसल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर ब्लड बह रहा है। तो जब आर्टरीज के अंदर इतने हाई प्रेशर से ब्लड बहेगा तो वहां पे एक एडाप्टेशन होता है, वहां पे एक एडजस्टमेंट होता है, और वो एडाप्टेशन के चलते वो जो ब्लड वेसल्स हैं वो थोड़ी सी ताकतवर हो जाती हैं। उनके अंदर स्ट्रेंथ पैदा करना है शरीर को। क्यों? क्योंकि वो अगर इस कदर इलास्टिक रही वो ब्लड वेसल जैसा वो नॉर्मल हार्ट में रहती थी तो वो इस प्रेशर को संभाल नहीं पाएंगी, क्योंकि ये प्रेशर 1 या 2 दिन की बात नहीं है। इसको मोर देन 5 years हो चुके हैं इस ब्लड प्रेशर के साथ, इसको पता ही नहीं है इसको बीपी है। तो ये जो 5 साल होते हैं, इस 5 साल के अंदर जो रेज्ड, जो बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर इसके शरीर के अंदर है, वो ब्लड प्रेशर क्या करता है? वो हाई ब्लड प्रेशर इसकी धमनियों में, इसकी ब्लड वेसल्स में और इसकी आर्टरीज के अंदर एक पैथोलॉजिकल एडजस्टमेंट वाला, एडाप्टेशन वाला चेंज लाता है, और उस चेंज को हम बोलते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। व्हाट इज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस? आर्टीरियो मतलब आर्टरीज से संबंधित, स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग हो जाती है। काय की हार्डनिंग हो जाती है? ब्लड वेसल्स की हार्डनिंग हो जाती है। तो अब होगा क्या? बॉडी ने ब्लड वेसल्स को हार्ड कर दिया, बॉडी ने ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कर दिया। क्यों करा? क्योंकि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस इसलिए जरूरी था कि इसका जो 5 साल से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर है उसको संभालने के लिए आर्टरीज को थोड़ा सा हार्ड करना और मजबूत करना जो बॉडी की मजबूरी। तो ये पहला मैकेनिज्म है जिससे हमारा ब्लड प्रेशर हमको नुकसान पहुंचाता है। क्या? कि वो हाई रेज्ड ब्लड प्रेशर ने पूरी बॉडी की इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कर दिया। ये पहली दिक्कत है। जो दूसरी दिक्कत होती है वो ये होती है कि अब हार्ट है, ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है। ब्लड प्रेशर जब बढ़ गया है तो जिस तरह से हमको एडाप्टेशन करना पड़ा, चेंजेस करना पड़ा, काहे के अंदर चेंजेस करना पड़ा हमको? ब्लड वेसल्स के अंदर। सेम चेंज हमको करना पड़ेगा हार्ट के अंदर भी, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो रेज्ड ब्लड प्रेशर है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, मतलब दिल से एसोसिएटेड
ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर बढ़ चुका है उसको अल्टीमेटली पंप तो ब्लड ही कर रहा है मेरे भाई। ब्लड को पंप कर कौन रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है हमारा हार्ट ही ब्लड को पंप कर रहा है। तो जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, नॉर्मल बात है कि एक नॉर्मल साइज का जो हार्ट है वो 120/80 mmHg के प्रेशर को संभालने के लिए डिजाइन था। जो एक नॉर्मल हार्ट होता है वो 120/80 mmHg प्रेशर के लिए डिजाइन था। ऊपर वाले ने, कुदरत ने उसको इसलिए बनाया था। अब प्रेशर हो गया बहुत ज्यादा कि पहले जितना सिस्टोलिक होता था लगभग उतना डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक 120 होता था, अब डायस्टोलिक 110 है, और जो सिस्टोलिक 120 होता था वो सिस्टोलिक 150-160 है। तो कॉमन सेंस है कि जिस तरह से अडेप्टेशन ब्लड वेसल्स में हुआ, हमको वैसा ही कोई अडेप्टेशन हमको हार्ट के अंदर चाहिए, क्योंकि तभी हमारे हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। और उसके लिए बॉडी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी कर देती। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी मतलब जो लेफ्ट हार्ट होता है वो डायलेट हो जाता है, उसकी वॉल थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई थिक करना जरूरी है बाबा। इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले नॉर्मल हार्ट 120/80 mmHg प्रेशर को संभालने के लिए डिजाइन, अब प्रेशर 160/110 हो गया। अब 160-110 को संभालने को वो नाजुक सा छरहरा हार्ट काम नहीं आएगा, अब आएगा भैया तगड़ा हार्ट चाहिए। इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी, ये दो मैकेनिज्म है जिससे हमारे को हाइपरटेंशन हमको नुकसान पहुंचाता है। मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात तुम लोगों को आ गई है समझ में। अब होता क्या है कि जब आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की कंडीशन हो रही होगी तो ऑब्वियस बात है आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हमको सिर्फ, ऐसा तो है नहीं कि पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में हो रही होगी, ऑब्वियस बात है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हार्ट के अंदर भी होगी, वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कोरोनरी ब्लड सप्लाई में भी होगी। और यही आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जब हो रही होती है, और जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हार्ट की इंटरनल लाइनिंग में क्या होता है, हार्ट की इंटरनल लाइनिंग में भी वो चीज होती है, बट कोरोनरी आर्टरीज की इंटरनल लाइनिंग में क्या होता है, वहां पे एंडोथीलियम नाम के सेल्स होते हैं, वो टाइल्स जैसे सेल्स होते हैं। अब होता क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर में क्या हुआ, कोरोनरी आर्टरी की क्या हो गई, कोरोनरी आर्टरी की हो गई आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। और यही आर्टीरियोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लड वेसल के कड़क हो जाना, हार्डनिंग हो जाना, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल का एकदम हार्ड हो जाना। इसी प्रोसेस के दौरान वहां पे एंडोथीलियम इंजुरी होती है। ये वही एंडोथीलियम इंजुरी है जो कोलेस्ट्रॉल करता है एक व्यक्ति के हार्ट पे। बस फर्क यह है कि हाइपरटेंशन के अंदर ये एंडोथीलियल इंजुरी किस रास्ते से होती है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था तो कोलेस्ट्रॉल ने डायरेक्ट ब्लड वेसल को इंजुरी कर दी थी, एंडोथीलियम इंजुरी कर दी थी कोलेस्ट्रॉल ने, आपने पहले पार्ट में देखा होगा, पहले एपिसोड में। बट यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि ये हाइपरटेंशन के थ्रू हो रहा है, एक इनडायरेक्ट रूट है, तो पहले क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, हाइपरटेंशन कई साल तक बढ़ा रहेगा, तो 5 साल के अंदर कोरोनरी आर्टरी का आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुआ। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हुआ तो और ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ा, पेशेंट ने इलाज नहीं कराया, और वो ब्लड प्रेशर जो हार्डनिंग ऑफ ब्लड वेसल हो चुकी है, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो गया है, वो भी हाइपरटेंशन उसी तरह की एंडोथीलियल इंजुरी करता है। बट हाइपरटेंशन से एंडोथीलियल इंजुरी होने में टाइम लगता है। और यही फर्क है जो मैंने वीडियो के इनिशियल फेज में बताया था कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज, या फिर एपिसोड 1 में मैंने ये बात वहां पे बता दी थी कि सेम फिनोमिना है, पैथोफिजियोलॉजी सेम है, बिल्कुल सेम है। बस कोलेस्ट्रॉल से जब इंजुरी होती है तो वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, इंजुरी करने के बाद वो कोलेस्ट्रॉल भी वहां डिपॉजिट होगा, वहां पे प्लेटिलेट्स डिपॉजिट होंगे, प्लेटिलेट एग्रीगेशन होगा। तो एक लेयर वहां पे कोलेस्ट्रॉल की आई, फिर प्लेटिलेट की आई, फिर कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर, फिर प्लेटिलेट की लेयर, तो एक ब्लॉकेज बनता है, एक प्लेग बनता है कोलेस्ट्रॉल में। उस प्लेग को हम बोलते हैं एथ्रोमेटस प्लेग या एथ्रोमा। एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ेगा ना तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस से ब्लॉकेज पैदा करता है, वो ब्लॉकेज होने में कम समय लगता है। और जब यही काम हाइपरटेंशन करता है तो हाइपरटेंशन कोई डायरेक्ट इंजुरी नहीं करता, पहले हाइपरटेंशन होगा, फिर उसके बाद एथेरोस्क्लेरोसिस होता है कोलेस्ट्रॉल के केस में। हाइपरटेंशन के केस में वही कोरोनरी ब्लड वेसल का आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो जाएगा, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर से कोरोनरी आर्टरी में भी खून बह रहा है, तो वो कड़क हो जाएंगी, वो हार्ड हो जाएंगी। और जब वो हार्ड होंगी तो ओवर द पीरियड यही हाई ब्लड प्रेशर जो आर्टीरियोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी के अंदर, यही जो हाई प्रेशर के साथ ब्लड बह रहा है, किसी दिन ये कोई ना कोई एक एंडोथीलियम टाइल्स को उखाड़ के अपने साथ ले जाएगा, अल्टीमेटली वहां पे इंजुरी कर देगा। पर यहां पे कौन सी पैथोफिजियोलॉजी है, जिस तरह से कोलेस्ट्रॉल में जो पैथोफिजियोलॉजी थी वो एथेरोस्क्लेरोसिस की थी,
उसी तरह से हाइपरटेंशन में जो पैथोलॉजी है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के थ्रू वो कोरोनरी आर्टरी को डैमेज और ब्लॉक करता है। बट आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के थ्रू उसको ब्लॉक करने के अंदर एज कंपेयर टू द कोलेस्ट्रॉल वाले मैकेनिज्म से 2 गुने से ज्यादा टाइम लगता है। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो एक तो यह नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान क्या हुआ, कार्डियक हाइपरट्रॉपी भी हो गई, क्योंकि हार्ट जो है वो इस ब्लड प्रेशर को 160/110 120 mmHg को संभालने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी कर देगा। और अल्टीमेटली अब ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि एक तरफ से मैंने कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया इस पॉइंट से और मैं यहां तक आया, दूसरी तरफ मैंने हाइपरटेंशन करा, मैं इस पॉइंट पे आया। इस पॉइंट पे आने के बाद ये हार्ट डिजीज कॉमन हो गई है। इसके बाद इस पेशेंट की लाइफ में जो कुछ होगा वो एक जैसा होगा। क्यों? क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था तब भी यही चीज हुई थी, पर वो जल्दी हो गई थी। पर अल्टीमेटली अब सब कुछ हो चुका। हमने चौथे पार्ट में जो वीडियो में देखा था, तीसरे पार्ट में हमने बात करी थी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी या कार्डियक डायलेटेशन, जो हमने कोलेस्ट्रॉल से चालू करा था, वो हो चुका है यहाँ पे, आपने देखा ना। क्योंकि हाइपरटेंशन हुआ, हाइपरटेंशन ने क्या करा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी कर दी। क्योंकि जो पुराना हमारा नॉर्मल हार्ट था वो इस प्रेशर को संभाल नहीं सकता था, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर की हाइपरट्रॉपी होना जरूरी थी। तो कार्डियक डायलेटेशन हो चुका है। और यहीं पे दूसरी चीज हमने क्या करी थी, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कराया। हाइपरटेंशन ने आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कराया, और आर्टीरियोस्क्लेरोटिक कोरोनरी आर्टरी के अंदर यही हाइपरटेंशन ने 2-3 टाइल्स उखाड़ करके ले गया, एंडोथेलियल इंजुरी कर दी। उसके बाद यहाँ पे सेम ब्लॉकेज की प्रक्रिया चालू होगी। ब्लॉकेज सेम है, बट ब्लॉकेज का यहाँ पे जो कारण है वो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, उधर जो ब्लॉकेज का कारण था कोलेस्ट्रॉल के कारण वो एथेरोस्क्लेरोसिस था। दोनों बातों में फर्क है। बट ये जो पॉइंट आ गया है, ये दोनों पॉइंट पे, ये दोनों केस, कोलेस्ट्रॉल वाला और हाइपरटेंशन वाला, एक ऐसे तिराहे पे आ गए हैं कि अब सब कुछ सेम होगा। आगे दोनों के अंदर सारी पैथोलॉजी जिंदगी में आने वाली सब सेम होने वाली। तो दिस इज द रोल ऑफ द हाइपरटेंशन इन डैमेजिंग द हार्ट, एंड दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ द हाइपरटेंशन विद द कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर हार्ट डिजीज। ठीक है, अब दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। ढेर पेड़ कुछ चीजें दिखा देता हूं फटाफट। ये हाइपरटेंशन कितना बड़ा पलीत है, उसके बाद हम मेडिसिन बता दूंगा और वीडियो खत्म कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए हम दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। मुझे उम्मीद है आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे पीछे स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। अब एक है हाइपरटेंशन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये हाइपरटेंशन वो सब कुछ करेगा। मेरे बस देखो मोटा मोटा मुद्दा बताने का ये है। अब वीडियो का देखो, यहाँ पे इस पॉइंट पे एक चीज समझना है तुम लोगों को, हार्ट डिजीज वही है ना, वही सेम चीज है। या तो कोलेस्ट्रॉल के कारण होगी, तो इंसिडेंट में कुछ चीजों के नाम भर बदल जाएंगे, बाकी पूरा कार्यक्रम पेशेंट के मरने तक, बीपी बढ़ने से लेके मरने तक सेम होगा कार्य। इन द सेम मैनर जब पेशेंट को हाइपरटेंशन उतना नहीं है, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से लेके मरने तक पूरा कार्यक्रम सेम है। बस 2 चीजों का फर्क है कि कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो एथेरोस्क्लेरोसिस नाम की प्रक्रिया से कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज आता है, और जब हाइपरटेंशन होता है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन से आर्टीरियोस्क्लेरोसिस नाम की प्रक्रिया से ब्लॉकेज आता है। बस यही फर्क कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो एथेरोस्क्लेरोसिस होगा, ब्लॉकेज होगा कार्डियक, सेम चीज है। और जब हाइपरटेंशन होगा तो आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होगा, इसमें भी ब्लॉकेज होगा। ठीक है, और आगे के सारे इवेंट सेम होंगे। अब देखो, एक बीपी है और एक बीपी कितने बड़े लोचे लचान की जड़ है, आप ये देख लो। अब ये क्या क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो भैया सबसे पहले हार्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कर सकता है ब्लड प्रेशर, ये होता ही है। हम देखते हैं हाइपरटेंशन में, क्योंकि हम ये सुनते हैं कि अटैक आ गया, अटैक से आ गया, मरते बचे, मरते से बचे, बाईपास हो गया। फिर जब पेशेंट के घर वालों से हम बात कर रहे होते हैं, हम पूछते हैं सर क्या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा था? नहीं सर, कोलेस्ट्रॉल कभी नहीं बढ़ा सर उनका, तो हाँ वो तो बैंक में थे, हर साल जांच होती थी, फ्री में बैंक जांच करता था, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं निकला, एकदम से अटैक आ गया। क्यों हुआ? हाइपरटेंशन के कारण हुआ। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन, हाइपरटेंसिव कार्डियोमायोपैथी, मतलब वो हार्ट का डायलेटेशन हो जाना, हार्ट फेलियर हो जाएगा। जो हमने ये जो 2 हैं, ये हमारा दूसरा एपिसोड है, और दूसरा और चौथे एपिसोड की बात हो रही है, अगर आपने देखे हो ऊपर। ठीक है, जो दूसरा एपिसोड था वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन पे था, वो होगा हाइपरटेंशन में, सेम चीज है। कोलेस्ट्रॉल ने भी यही किया था। और हार्ट फेलियर सबसे नीचे जो पॉइंट है, हाइपरटेंसिव हार्ट फेलियर, ये हमारा चौथा एपिसोड था। ये कोलेस्ट्रॉल ने भी यही किया था, बीपी भी यही कर रहा है। ठीक है, पर बीपी कुछ और चीजें कर रहा है दोस्तों, ये समझने वाली चीज है। अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे कि ज्यादा बड़ा घाव कौन है, ज्यादा बड़ा कल्प्रिट कौन
कौन है? मतलब अगर तुम मुझसे पूछोगे कि डॉक्टर साहब ये दो चीजें तुमने बताई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और दूसरा जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इन दोनों में से ज्यादा खतरनाक कौन है? तो भाइयों ज्यादा खतरनाक जो है वो हाइपरटेंशन है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ दिल को खत्म करेगा, हाइपरटेंशन दिल को साथ साथ 50 जगह और डैमेज करेगा, किडनी डैमेज करेगा। देखिए अगली स्लाइड, इसी स्लाइड में आगे देखिए, किडनी पे क्या करेगा? हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी कर देगा ये, क्योंकि जब 160/120 mmHg के प्रेशर से ब्लड किडनी के अंदर जाएगा तो वो किडनी को डैमेज करेगा, वो किडनी के टिश्यूज को डैमेज करेगा। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी। इसको कहते हैं हाइपरटेंसिव न्यूरोपैथी, और किडनियां बल्ब फ्यूज हो जाएंगे ओवर द पीरियड अगर तुम लोगों ने कुछ नहीं करा तो। ये इसका आंख के ऊपर भी इफेक्ट है, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। जब ये हाई प्रेशर से ब्लड रेटिना में जाएगा, रेटिना की ब्लड वेसल्स को रप्चर कर देगा, उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ये सब नहीं करता, कोलेस्ट्रॉल को सिर्फ हार्ट से मतलब है और उसको कोई चीज से मतलब नहीं है, वो सिर्फ हार्ट को डैमेज करेगा। बट अगर हाइपरटेंशन है तो हाइपरटेंशन हार्ट पे तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन और हार्ट फेलियर करेगा ही करेगा, जो कोलेस्ट्रॉल कर रहा था। बट उसके एडिशन में हार्ट किडनी, मतलब वो जो हाइपरटेंशन है किडनी के अंदर हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी करेगा, आंख के अंदर रेटिनोपैथी करेगा, ब्रेन के अंदर सीवीए होगा, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। क्यों? हाई ब्लड प्रेशर से ब्लड बह रहा है, ब्रेन की कोई नस फट जाएगी किसी दिन, वो पेशेंट को स्ट्रोक आ जाएगा। हाइपरटेंसिव एन्सेफेलोपैथी, कई मर्तबा हाइपरटेंशन इतना ज्यादा हो जाता है ब्रेन में प्रेशर कि कंफ्यूजन, हेडेक और कन्वल्जन भी आने लगते हैं। और ब्लड के ऊपर एलिवेटेड ब्लड शुगर, हाइपरटेंशन कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर को, ब्लड शुगर को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो अब आप ये देख सकते हो कि इतनी बड़ी कहानी है, ये हाइपरटेंशन की कहानी है, और ये कहानी ज्यादा भयानक है एज कंपेयर टू कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं। एक और चीज, एक और स्लाइड दिखा देता हूं, बड़ा सिंपल सा है कि हाइपरटेंशन के कारण विजन लॉस हो जाता है लोगों का, हार्ट के ऊपर हार्ट अटैक तो होता ही है, वो मैं अच्छे से समझा चुका हूँ, किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर होता है, हाइपरटेंशन के कारण सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है। ब्लड प्रेशर अगर ऊंचा बहुत ज्यादा है तो आप सेक्सुअल डिस्फंक्शन देखोगे, हार्ट फेलियर देखोगे, हार्ट फेलियर के साथ साथ दिमाग के ऊपर हम लोग स्ट्रोक भी देखते हैं। तो ऑल दीज आर द, मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत अच्छे से भली भांति पैथोफिजियोलॉजी समझ गए हो। हाइपरटेंशन किस तरह से एक पेशेंट के हार्ट के अंदर हार्ट डिजीज को पैदा करने में, वही ब्लॉकेज को पैदा करने में मदद करता है। क्योंकि एक ये मेरे स्टूडेंट्स अक्सर मेरे से बोलते थे कि सर हाइपरटेंशन का रिलेशनशिप हार्ट के ब्लॉक होने से उनको कभी समझ में नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल से वो बिल्कुल समझ जाते थे। कोलेस्ट्रॉल से मतलब एक आम आदमी भी समझता है, एक आम आदमी कोलेस्ट्रॉल को लेकर के बड़ा सजग रहता है। जब उसकी रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल निकलता है तो वो बहुत जल्दी उसके लिए इनिशिएटिव लेता है, वो वास्टेटिन, एट्रोवास्टेटिन, रोजोवास्टेटिन सब एंटीलिपिड चालू कर देता है। बट डॉक्टर्स को भी ये कंफ्यूजन है कि भाई हाइपरटेंशन किस तरह से डैमेज करता है, और कई लोगों को, कई डॉक्टर्स भी ये नहीं जानते कि हाइपरटेंशन 10 साल के अंदर आपके हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक करने में मदद करता है, और वो जिस रास्ते से वो काम करता है उसको कहते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया। और वही काम जब कोलेस्ट्रॉल करता है तो उसका जो रास्ता होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रक्रिया, और एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस दोनों में काफी फर्क है, बस इतनी बात समझो। अब आते हैं ट्रीटमेंट पे। एलोपैथी पे काय को बात करेंगे, होम्योपैथी हम जानकारी दे रहे हैं, तो एलोपैथी में आप सब लोग जानते हो क्या करते हैं। अच्छा, कुछ एलोपैथिक इंटरवेंशन बहुत जरूरी है कार्डियक केस के अंदर, बिल्कुल याद रखिए। तो सबसे पहला जो है कि अगर वो कोई पेशेंट है जिसको ब्लड प्रेशर है, तो आपको ये इनिशियल फेज में ही पता लग जाएगा जब वो 30-35 साल का हो। अगर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन है, आपने बस हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना है, और अगर आपने 6-8 महीने के इलाज के उसका हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर दिया, ये जितना भी इवेंट्स हैं ये भविष्य में नहीं होंगे। तो आते हैं सीधे सीधे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द हाइपरटेंशन, और खासकर ऐसा हाइपरटेंशन इन विच इन द फ्यूचर देयर इज द रिस्क ऑफ द आर्टीरियोस्क्लेरोसिस एंड आर्टीरियोस्क्लेरोटिक ओरिएंटेड coronary artery blockage resulting in the myocardial infarction and heart failure are, ठीक है। पहला मेडिसिन दैट इज द बेराइटा म्यूर। बेराइटा आ गया ना, इससे पहले वही तो वीडियो बनाया था कि बेराइटा ग्रुप तुम लोग कहां यूज करोगे, ठीक है। तो बेराइटा म्यूर
30 पोटेंसी में देंगे, 4-4 गोली दिन भर में 2 बार। आप लोग अपने पेशेंट को, आम आदमी से कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो को बनाते वक्त मेरा, ये याद रख लेना। ये सिर्फ डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। आम आदमी को जो आदत पड़ी है कि वो यूट्यूब पे आता है और वीडियो देखता है और दवा खाता है, अगर ये कार्डियक सीरीज में कोई भी बताई गई दवा उसने खाई और वो मरा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ डॉक्टर्स को एजुकेट करने के लिए ये बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। और डॉक्टर्स भी अपने पेशेंट को इन 4 वीडियो, 5-6 वीडियो को देख के कोई भी इनिशिएटिव लेगा तो वो बहुत ही तर्क संगत बुद्धि से, प्रॉपर स्टडी के बाद, प्रॉपर नॉलेज के बाद लेगा, नहीं तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। सो द फर्स्ट मेडिसिन फॉर द हाइपरटेंशन इज द बेराइटाम्यूर इन द 30 पोटेंसी, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द हाइपरटेंशन इज द ग्लोनाइनम। जी हाँ दोस्तों, ग्लोनाइनम इन द 30 पोटेंसी। और साथ में एक मदर टिंचर जरूर बताना चाहूंगा। मेरे को वहां पे बोला था मैंने 2 मेडिसिन है ना, बट 3 है ये। और तीसरी मेडिसिन विल बी द मदर टिंचर, जो कि है रोवोल्फिया सर्पेंटाइना। और ये नाम सुन के आपके चेहरे पे थोड़ी सी बड़ी सी स्माइल आ गई होगी, क्योंकि ये कमेंट भी मेरा खून चूसने की तैयारी में था कि सर आपने कार्डियक सीरीज पे 6 वीडियो बना दी, आपने रोवोल्फिया नाम की दवा के बारे में बात ही नहीं करी, आपने कोई चर्चा ही नहीं करी, आपने इसका नाम ही नहीं लिया। तो ये लो साहब, मैंने नाम ले लिया हाइपरटेंशन के लिए। तो ये 3 मेडिसिन है, जो 2 मेडिसिन है बेराइटाम्यूर और ग्लोनाइन। आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली सिर्फ 2 बार देना है, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। और ये जो रोवोल्फिया सर्पेंटाइना का मदर टिंचर है, इससे 15 से 20 बूंद आधे कप नॉर्मल पानी में अपने पेशेंट को आप दीजिए, वो भी सुबह शाम सिर्फ 2 बार। कोई जल्दी नहीं है हमको, ऐसा नहीं है मैं दिन में 10 बार खिलाऊंगा तो 1 हफ्ते में इसका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो लॉन्ग रन में होगा। क्यों? क्योंकि ये बीपी जो है ना, इसकी लेने वाला जो है ना, वो भी लॉन्ग रन में लेने वाला है। ऐसा नहीं है कि बीपी आ जाए तो 2 साल में इसको कुछ होगा, नहीं, वो 20 साल लगने वाले हैं। तो हमारे पास काफी टाइम है। तो ये पूरा इलाज आप 1 महीने करिए, 4-4 गोली दिन भर में 2 बार इन दोनों मेडिसिन से। मदर टिंचर से 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में दिन भर में 2 बार। और 1 महीने के बाद इसकी एवरेज ब्लड प्रेशर की रीडिंग देखिए और आपको डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। और एक और चीज बता दूं कि अगर कोई ऑलरेडी तुम्हारे पास हाइपरटेंशन का पेशेंट आया है तो गलती मत करना कि उसकी एंटी हाइपरटेंसिव एलोपैथिक दवा बंद करा दो। बिल्कुल ये गलती मत करना कि जो भी एलोपैथिक एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट ले रहे हैं आपके, वो लेते रहेंगे। बिल्कुल फैंटम बनने की कोशिश मत करना, फैंटम चाचा चौधरी और बड़ा बिल्कुल सुपर हीरो बनने की कोशिश मत करना, होशियार बनने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप पेशेंट का नुकसान कर दोगे। पेशेंट जो दवा ले रहा है वो एज इट इज लेता रहेगा, ठीक है। जब आपकी दवाएं काम करेंगी तो पेशेंट के साथ हाइपोटेंसिव इंसिडेंट होने लगे, उसका बीपी लो मारने लगेगा। जब उसका बीपी लो होने लगेगा तब इंडिकेशन है कि आप एलोपैथिक दवा के डोज को थोड़ा थोड़ा कम करके बंद कर दें। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, ये था एक छोटा सा वीडियो हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन किस तरह से कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज करता है इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपसे मुलाकात होती है इस हफ्ते में आने वाले इसी तरह के बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, और इसी हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।